जय हिंद। कैसे हैं आप लोग? होपफुली बहुत अच्छे होंगे। बात करते हैं आज के लेक्चर की। आज का जो लेक्चर है वो है आईआर स्पेक्ट्रोस्कोपी से। इसके अंदर हम सिर्फ क्वेश्चन से डील करेंगे और डिफरेंट काइंड ऑफ क्वेश्चंस को सॉल्व करने की कोशिश करेंगे और देखेंगे कि एग्जाम में जब आईआर स्पेक्ट्रोस्कोपी से कोई क्वेश्चन आता है तो हमें उसके साथ में कैसे अप्रोच करनी है और हमारा आंसर तक पहुंचना है। चलिए स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से। और क्वेश्चन नंबर 1 क्या है? व्हाट इज द हुक्स लॉ? ये बहुत फेवरेट क्वेश्चन है, ये कई बार आता ही है, तो मोस्टली आता है। क्या है हुक्स लॉ? हुक्स लॉ हेल्प्स टू कैलकुलेट अप्रोक्सीमेटली द वैल्यू ऑफ स्ट्रेचिंग वाइब्रेशनल फ्रीक्वेंसी ऑफ ए बॉन्ड। किसी भी बॉन्ड की, जो भी बॉन्ड है उसका हम क्या कर रहे हैं, स्ट्रेचिंग वाइब्रेशनल फ्रीक्वेंसी हम क्या कर सकते हैं, अप्रोक्सीमेटली कैलकुलेट कर सकते हैं। और हमारे लिए उसका फॉर्मूला क्या है, न्यू बार, जिसे हम क्या बोले, वेव नंबर इज इक्वल टू 1 अपॉन 2 पाई सी अंडर रूट के अपॉन म्यू। ये आपको याद होगा, बहुत इजी है। जब मैंने आईआर कराया था तो बहुत सबसे ये फॉर्मूला हमने देखा ही था। यहाँ पर जो मेन चीज है वो क्या है, म्यू। म्यू क्या है? यहाँ पर रिड्यूस मास है। रिड्यूस मास कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं? जब हमारे पास में दो मास होंगे m1 और m2, ये रहा, इसका क्या करेंगे, m1 m2 अपॉन m1 प्लस m2, इसका हम क्या करेंगे, रूट करेंगे, यहां से म्यू की वैल्यू पुट कर देंगे और हम न्यू बार कैलकुलेट कर देंगे ऐसे करके। तो क्या है हुक्स लॉ कि किसी भी बॉन्ड की अप्रोक्सीमेट क्या करते हैं, कैलकुलेशन करते हैं, किस चीज की, स्ट्रेचिंग वाइब्रेशनल फ्रीक्वेंसी। फॉर्मूला हमारे सामने है, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 2 क्या बोल रहा है देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 बोल रहा है, हाउ विल यू शो दैट द कंपाउंड अंडर इन्वेस्टिगेशन इज नॉट एरोमेटिक। यानी हम कैसे पता करेंगे कि कोई कंपाउंड एरोमेटिक है या नहीं है। तो हमें कैसे पता करना है, तो उसके लिए आपको ध्यान रखना है, आईआर पढ़ रहे हैं, कुछ चीजें स्पेसिफिक आपको लर्न करनी है डायरेक्ट। क्या बोल रहा है वो, अब आंसर कैसे रिप्रेजेंट करेंगे इसमें, द एब्सेंस ऑफ बैंड्स ड्यू टू कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन स्ट्रेचिंग, जो कि किस पे आएगी, 1600, ये हमें ध्यान रखना है, 1500 सेंटीमीटर इनवर्स और 1450, ठीक है, 1600, 1500 और 1450 सेंटीमीटर इनवर्स जो है वो किसकी है, कार्बन डबल बॉन्ड स्ट्रेचिंग फ्रीक्वेंसी आएगी। और इसी से पता चलेगा कि कंपाउंड एरोमेटिक है या नहीं है। अगर ये स्ट्रेचिंग फ्रीक्वेंसी है हमारे तो हम बोलेंगे दिस कंपाउंड इज एरोमेटिक। वो क्या बोल रहा है, शो दैट द गिवन कंपाउंड इज नॉट एरोमेटिक, ठीक है। अगर ये बैंड्स एब्सेंट है, देखो हम आंसर क्या लिख रखा है, एब्सेंस ऑफ दिस स्ट्रेचिंग फ्रीक्वेंसीज, दैट्स व्हाई दिस कंपाउंड इज नॉट एरोमेटिक। यस, यानी एरोमेटिक के लिए ये बैंड्स होने बहुत जरूरी हैं, ये पीक्स होनी बहुत जरूरी है, किसमें, आईआर स्पेक्ट्रोस्कोपी में। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है 3rd क्वेश्चन, उसकी तरफ चलते हैं। वो क्या बोल रहा है, हाउ विल यू डिस्टिंग्विश बिटवीन एल्डिहाइड एंड कीटोन। अब मेरे को क्या दे रखा है कि भैया एल्डिहाइड और कीटोन दे रखा है, ठीक है, इनको मैं कैसे डिस्टिंग्विश करूंगा, क्यों। अब प्रॉब्लम क्या होगी, प्रॉब्लम ये होगी कि भैया इधर भी मॉलिक्यूलर फॉर्मूला जो है, देखिए दोनों का सेम दिख रहा है क्या, ठीक है, बट दोनों हैं अलग अलग, एक एल्डिहाइड है और एक क्या है, कीटोन है। तो क्या बोल रहा है वो, फॉर प्रोपेनॉल, यानी इसके लिए क्या बोल रहा है, इज एडिशन टू CO स्ट्रेचिंग फ्रीक्वेंसी, कौन सी, CO stretching frequency 1720 centimeter inverse, there will be peak at CH stretching at 2720 centimeter inverse is most characteristic of an aldehyde। अगर aldehyde है तो दो पिक्स हमें लर्न करनी है, वो कौन कौन सी है, CO की स्ट्रेचिंग फ्रीक्वेंसी कितनी आ गई, 1720, और एक और स्ट्रेचिंग हमें ध्यान रखनी है, वो किसके लिए रखनी है, CH स्ट्रेचिंग के लिए, और वो क्या रहेगा हमारा 2720 सेंटीमीटर इनवर्स। गॉट इट। अब देखिए एल्डिहाइड क्या होता है, सुनिए, इधर आइए, यही है एल्डिहाइड। अब वो दो चीजों की बात कर रहा है, एक बोल रहा है कि इसकी स्ट्रेचिंग फ्रीक्वेंसी CO, बट ये तो कीटोन में भी होता है, ये कीटोन है, ये रहा CO स्ट्रेचिंग फ्रीक्वेंसी, तो इसमें भी है। अब किसकी बात कर रहा है ये, अब इसकी भी बात कर रहा है। तो दो इसने स्ट्रेचिंग फ्रीक्वेंसीज दे रखी है हमारे, इसमें CO की 1720 दे रखा है और CH ये वाली जो स्ट्रेचिंग फ्रीक्वेंसी है वो कहती है 2720 सेंटीमीटर इनवर्स, मोस्ट कैरेक्टरिस्टिक ऑफ एन एल्डिहाइड, एंड इट विल बी मिसिंग इन द केस ऑफ एल्डिहाइड। अगर
एल्डिहाइड होगा तो ये वाली चीजें होंगी, अदरवाइज नहीं होंगी। तो ध्यान रखें, ये कुछ ट्रिक्स हैं जो हमें पता होनी चाहिए। एरोमेटिक के लिए ये पिक्स आप लर्न कर लीजिए। एल्डिहाइड के लिए दो स्ट्रेचिंग फ्रीक्वेंसीज है, CO और CH। CO के लिए ये रहेगा और CH स्ट्रेचिंग फ्रीक्वेंसी एल्डिहाइड में 2720। ठीक है, इसको स्क्रीनशॉट ले लीजिए, बहुत इजी है। अब हम मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। और नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन नंबर 4 क्या बोल रहा है, द CH स्ट्रेचिंग वाइब्रेशन। किनके बारे में बात कर रहा है, कार्बन और हाइड्रोजन स्ट्रेचिंग वाइब्रेशन के लिए इन क्लोरोफॉर्म। क्लोरोफॉर्म बोले तो CHCl3 ओके, अकर्स एट 3000 सेंटीमीटर इनवर्स। यानी जो क्लोरोफॉर्म है उसके अंदर जो CH वाइब्रेशन फ्रीक्वेंसी है वो कितने पे आ रहा है, 3000 सेंटीमीटर इनवर्स, यानी 3000 सेंटीमीटर इनवर्स। नेक्स्ट बोल रहा है कैलकुलेट द CD स्ट्रेचिंग फ्रीक्वेंसी। CD स्ट्रेचिंग फ्रीक्वेंसी इन ड्यूटेरो क्लोरोफॉर्म यानी CDCl3। इसके अंदर हमें क्या निकालना है, C और D की स्ट्रेचिंग फ्रीक्वेंसी हमें कैलकुलेट करनी है। चलिए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन का आंसर। सबसे पहले तो स्ट्रेचिंग फ्रीक्वेंसी जो है न्यू बार 1/2 पाई C √ K C हुक्स लॉ के से हम कैलकुलेट कर सकते हैं। तो इसकी एप्लीकेशन हो गई। जो क्वेश्चन नंबर 1 था हमारा, ये इसका एप्लीकेशन पोर्शन हो गया क्वेश्चन नंबर 4। The wave number of fundamental vibration can be calculated by the using expression this। ठीक है, अब बात करते हैं कि यहां पर K जो कांस्टेंट है, K क्या है, कांस्टेंट है, तो बोल रहा है for CH stretching and CD stretching K is supposed to be the same। यानी K जो है CH stretching और CD stretching दोनों के लिए सेम रहेगा, that's it। okay, the ratio of their reduced masses mu can be calculated as under। यानी अब इस फॉर्मूले के अंदर अगर मैं K कांस्टेंट कर दूंगा तो म्यू रह गया, म्यू कैलकुलेट करना है तो हम CH के लिए भी करेंगे और CD के लिए भी करेंगे। तो कैसे करेंगे, देखिए सबसे पहले मैंने क्या लिया है, CH लिया है। CH के लिए म्यू कैलकुलेट कर रहे हैं हम, तो क्या है M1 M2 अपॉन M1 प्लस M2। फॉर्मूला मैंने रखा, M1 क्या है, मास ऑफ कार्बन 12 और M2 क्या है, मास ऑफ हाइड्रोजन, क्योंकि CH है। ठीक है, ये मैंने नीचे पुट कर दिया 12 + 1। आइए क्या बोल रहा है ये, जब हमने इसको कैलकुलेट किया तो ये आया कितना, 0.92। सिंपल सी मैथमेटिक्स। नेक्स्ट सेम हम किसके लिए कैलकुलेट करेंगे, CD के लिए म्यू कैलकुलेट करेंगे। तो M1 क्या हो गया, कार्बन, और M2 क्या हो गया, ड्यूटेरियम। ड्यूटेरियम का मास 2 हो गया, तो 12 × 2 अपॉन 12 + 2 कैलकुलेट किया तो मेरे पास में म्यू क्या आ गया, ड्यूटेरियम के लिए CH CD के लिए क्या आ गया मेरे पास 1.71। तो मेरे पास दो रिड्यूस मासेस आ गए। अब मैं इसको क्या बोलूंगा, फॉर कैलकुलेटिंग द वेव नंबर ऑफ द एब्जॉर्प्शन CD वी राइट तो न्यू D अपॉन न्यू H इज इक्वल टू √ म्यू H अपॉन ये म्यू H अपॉन म्यू D। और वैल्यूज जो हमारी आई है वो मैं यहाँ पे पुट कर दिया हूँ हाइड्रोजन के लिए और ये ड्यूटेरियम के लिए। तो यहां से जब मैंने इसको सॉल्व किया तो मेरे पास में जो क्या आया 0.73। तो क्या आ गया, वेव नंबर आ गया किसके लिए, CD के लिए। अब CD के लिए जो वेव नंबर आया है वो हम रख लेंगे एक बार। अब हम देखेंगे कि क्लोरोफॉर्म के अंदर जो CH स्ट्रेचिंग थी वो कितनी आ रही थी, 3000 सेंटीमीटर इनवर्स पे। तो हम जब इसी वैल्यू को जब मैं इस वाली वैल्यू से इंटू कर दूंगा, ठीक है, मल्टीप्लाई कर दूंगा, तो क्या हो जाएगा कि जो मेरे पास में रिजल्ट आएगा वो किसका आएगा, वो आएगा CDCl3 का स्ट्रेचिंग फ्रीक्वेंसी आ जाएगी। तो क्या करेंगे, द CD स्ट्रेचिंग एब्जॉर्प्शन बैंड विल बी अपीयर एट, ये लीजिए 3000 into 0.73 इज इक्वल टू 2190 सेंटीमीटर इनवर्स। क्या बोल रहा है वो, तो CH स्ट्रेचिंग वाइब्रेशन जो आ रहा है क्लोरोफॉर्म का ये आ रहा है। अब CDCl3 में CD का स्ट्रेचिंग फ्रीक्वेंसी आएगा ये पूछ रहा था, वो हमने कैलकुलेट कर लिया है। दोबारा से देखिए क्या बोल रहा है, क्वेश्चन बोल रहा है क्लोरोफॉर्म के अंदर CH स्ट्रेचिंग फ्रीक्वेंसी कितने पे आ रही है, ड्यूटेरो क्लोरोफॉर्म के अंदर कितने पे है, CDCl3 की कितने पे आएगी कैलकुलेट करना है। तो हमने क्या करा, ये फॉर्मूला यूज लिया। यहाँ पर K दोनों के लिए कांस्टेंट था लेकिन म्यू हमने दोनों के लिए कैलकुलेट कर लिया और यहाँ से हमने ये रेशियो निकाला। इस रेशियो को हमने 3000 से इंटू करके जो आंसर आ गया वो ले लिया। ठीक है, स्क्रीनशॉट ले सकते हैं आप।
अब हम मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन क्या है, कुछ डिफरेंट है। क्या बोल रहा है, हाउ विल यू डिस्टिंग्विश बिटवीन द फॉलोइंग पेयर्स ऑन द बेसिस ऑफ आईआर स्पेक्ट्रोस्कोपी। ठीक है, कौन कौन से पेयर्स हैं, इन दो पेयर्स में कैसे हम डिस्टिंग्विश करेंगे इनको, अगर हमें दे देता है आईआर के थ्रू आईआर, और ये दो कंपाउंड दे देगा तब हम कैसे डिस्टिंग्विश करेंगे, और ये दोनों हमें दे देगा स्टडी करने के लिए पैरेलल, तो हम कैसे डिस्टिंग्विश करेंगे इन और इनके अंदर, कैसे डिफरेंस करेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं आंसर। क्वेश्चन हमें समझ में आ गया कि मेरे पास दो कंपाउंड दे दिए, ये रहा साइक्लोब्यूटेनॉन और साइक्लोहेक्सिनॉन, इन दोनों को अब मेरे को कैसे करना है, आईआर के बेस पे आइडेंटिफाई करना है। चलिए क्या बोल रहा है, इन द साइक्लिक कीटोन्स, देखिए साइक्लिक कीटोन जो है ये भी साइक्लिक कीटोन है, ये भी साइक्लिक कीटोन है, CO स्ट्रेचिंग एब्जॉर्प्शन इंक्रीज एज द साइज ऑफ द रिंग डिक्रीज, यानी कहने का मतलब ये है कि एब्जॉर्प्शन जो है इंक्रीज होगा, यानी न्यू बार जो है वो इंक्रीज होगा कब, जब रिंग साइज डिक्रीज होगा। ध्यान रखिएगा जो भी क्वेश्चन करा रहा हूं ये डिफरेंट फॉर्म में भी आ सकते हैं, इस फॉर्म में तो हम कर ही रहे हैं, यानी जैसे जैसे रिंग का साइज डिक्रीज होगा। अब ये क्या है, 6 मेंबर रिंग, ठीक है, मैं 6 कार्बन आपको यहाँ पे दिखाता हूं, देखिए 1 2 3 4 5 6 दिख रहे हैं, 6 डॉट, ये 6 कार्बन है, और इधर कितने कार्बन है इस रिंग में, 1 2 3 और 4 कितने, 4 कार्बन है, 4 कार्बन है। तो अब सुनिए करना क्या है कि ये रिंग बड़ी है, ये वाली रिंग बड़ी, ऑब्वियसली जिसमें नंबर ऑफ कार्बन ज्यादा है वो रिंग बड़ी है। तो ध्यान रखेंगे जैसे जैसे मैं बड़ी रिंग से छोटी रिंग की तरफ आऊंगा तो मेरा जो न्यू बार है स्ट्रेचिंग फ्रीक्वेंसी वो इंक्रीज होगा। इंक्रीज क्यों होगा, क्योंकि यहाँ पे रिंग स्ट्रेन इंक्रीज हो रहा है। आईआर में मैंने इसको बहुत अच्छे से डिटेल से बताया है वीडियोस के अंदर, लेकिन हम यहाँ पे क्वेश्चन कर रहे हैं तो ज्यादा डिटेल में जाने के बजाय हम सिर्फ इतना सा ध्यान रखेंगे, जितना कम रिंग साइज होगा उसका न्यू बार उतना ही ज्यादा होगा। चलिए क्या बोल रहा है, इन द साइक्लिक कीटोन्स CO stretching absorption increase as the size of the ring decrease, यानी रिंग स्ट्रेन इंक्रीज हो जाएगा छोटी रिंग में, इसीलिए। Thus the cyclobutanol, इनके बारे में बोल रहा है, show carbonyl absorption at the higher wave number nearly 1788 centimeter inverse, whereas cyclohexanol one absorbs at almost the same wave number at which saturated कीटोन्स एब्सॉर्ब, यानी ये कैसी पीक देगा, जैसी सैचुरेटेड कीटोन देंगे, ठीक है, और जबकि ये कैसी दे रहा है, हायर वेवलेंथ नंबर पे दे रहा है। कॉन्सेप्ट क्लियर है, जितना छोटा रिंग होगा, ठीक है, कीटोन्स के बारे में बात कर रहा हूं अभी, कीटोन्स के CO स्ट्रेचिंग फ्रीक्वेंसी, उसके अंदर जितना छोटा साइज होगा उसकी CO फ्रीक्वेंसी उतनी ज्यादा होगी। क्वेश्चन नंबर 1 हमारा क्लियर है। अब इसी के अंदर सेकंड देखिए, ये पेयर दे रखा हमको, ये वाला, दोनों 6 मेंबर है, यहाँ पर रिंग्स अलग अलग था, यहाँ पर रिंग सेम है। अब क्या करेंगे तो देखिए क्या बोल रहा है, द CO फ्रीक्वेंसी absorption in the case of the conjugated cycloketones absorb at lower wave number, ठीक है। अब देखिए कॉन्जुगेटेड साइक्लिक कीटोन जो है किस पे देगा, लोअर वेव नंबर देगा। कॉन्जुगेटेड का मतलब क्या है, देखिए यहां पर क्या डबल बॉन्ड है किसी में, नहीं, ये डबल बॉन्ड आ गया रिंग में, तो जो कि इस कीटोन के साथ में कॉन्जुगेशन में है। कॉन्जुगेशन में कैसे है मैं दिखाता हूं, देखिए ये डबल बॉन्ड उचक के इधर चला गया, डिच क्यों, और ये किधर चला गया, इधर डिच क्यों, कॉन्जुगेशन में है। तो इसका मतलब ये है कि ये जो है ये CO स्ट्रेचिंग फ्रीक्वेंसी कहां पे आएगी, लोअर पे आएगी, ठीक है, एज कंपेयर टू द अदर। द एब्जॉर्प्शन बैंड आर शार्प इन द बोथ द केस, यानी एब्जॉर्प्शन जो बैंड है दोनों में शार्प होंगे, शार्प पीक्स मिलेंगी हमें दोनों के अंदर, ठीक है। तो पहले केस में क्या सीखा, पहले केस में सीखा छोटी रिंग जो है उसकी CO फ्रीक्वेंसी ज्यादा होगी। सेकेंड केस में क्या सीखा, जो कॉन्जुगेशन में होगा उस वाली रिंग का CO स्ट्रेचिंग फ्रीक्वेंसी क्या रहेगी, कम रहेगी। थर्ड देखिए, अब थर्ड आ गया ये J और J। अब क्या करें, तो ध्यान रखिएगा सैलिसिलिक एसिड है, ये क्या है, ऑर्थो डेरिवेटिव हो गया, ये हमारा पैरा डेरिवेटिव हो गया। तो देखिए ऑर्थो डेरिवेटिव में इंट्रा मॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है, जबकि पैरा के अंदर क्या होगा, इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है। तो इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग जो होती है उसकी पीक ज्यादा रहेगी, ये देखिए, और इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन पीक क्या रहेगी, कम रहेगी।
बात समझ में आया क्या? इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग ऑर्थो वाले की पीक 3300 पे आ रहा है, बट पैरा वाले के अंदर 3000 पे आ रहा है। ठीक है, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, मैं यहाँ पे इसका आंसर भी लगा दूंगा तो वो भी आप ले लीजिएगा। ठीक है, ये था आईआर की कुछ प्रॉब्लम्स, होपफुली आपको बहुत समझ में आया होगा। और फिर भी आपको अगर कोई डाउट हो तो आप कमेंट बॉक्स में अपना कमेंट ड्रॉप कर सकते हैं। हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए। जय हिंद।